बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दरअसल उत्तराखंड में सियासी पारा गरमाया हुआ है। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी हलचल हुई है। उत्तराखंड में होगा नए सीएम का ऐलान। अब ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हो सकता है नए सीएम का ऐलान। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पूर्व सीएम ने विवाद के पीछे संवैधानिक संकट बताया है। दरअसल पूर्व सीएम ने अपने इस्तीफा सौंपने की वजह को संवैधानिक संकट बताया है। उत्तराखंड के पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। दरअसल आपको बता दें कि 115 दिन की सत्ता के बाद अब उत्तराखंड के सीएम ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दरअसल इसके पीछे उन्होंने वजह बताई है संवैधानिक संकट। आपको बता दें आज 3 बजे विधायकों का एक दल बैठक करने जा रहा है जिसपे अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले आपको जानकारी दे दी कि उत्तराखंड में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन भी हुआ था जिसमें तमाम फैसले लिए गए थे। उत्तराखंड में कार्य को लेकर के विकास कार्य का जायजा लिया गया था। उसके बाद अब ये जानकारी आई है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा, आपको बता दें कि उन्होंने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा है। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, क्या लगता है 3 बजे विधायकों के दल की बैठक भी होने वाली है, क्या अपडेट सामने आ रही है? सीएम ने अपना इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ जानकारी? उत्तराखंड में सियासत में काफी गहमागहमी है और रात 11:30 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया और आज 3 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, यानी जो नेता सदन होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। और आज 3 बजे से 4 बजे के बीच ये बैठक होगी। उसके बाद अभी तक सियासत में ये जो सवाल तैर रहा है कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, उस पर से सस्पेंस खत्म हो जाएगा, उससे पर्दा उठ जाएगा। जो केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर बतौर पर्यवेक्षक दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ के जो नेता हैं और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी भी दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। और प्रदेश के बीजेपी के जो सभी विधायक हैं उनको रात में ही दूरभाष से सूचना दे दी गई थी। तत्काल लोग प्रदेश मुख्यालय पहुंचे और रात से ही विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में काफी गहमागहमी है, तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। बैठक होगी और उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद उत्तराखंड को 11वें मुख्यमंत्री के तौर पे नया मुख्यमंत्री मिलेगा। सोनिका जी, तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जिस तरह से सियासी प्रयोग हो रहे हैं, जिस तरह से सियासत में मौसम से भी ज्यादा तेजी से बदलाव आ रहा है, वो आने वाले समय की ओर इशारा करता है कि 2022 का जो विधानसभा का रण होगा, जो महाभारत होगा, वो किस तरह का होगा, उसका एक आकलन, उसकी एक परिकल्पना, उसकी एक कल्पना हम कर सकते हैं। सोनिका जी, धीरेन्द्र, क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव होने से पहले ही 4 महीने के अंदर 2 सीएम का बदलाव होना बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें होने वाली है? अब बिल्कुल सोनिका, 2 सीएम क्या 3 सीएम, एक तरह से 2 सीएम बदलेंगे और एक तीसरा होगा और निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि शायद बीजेपी को ये इनपुट मिला है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा, कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलेगी और कहीं न कहीं बीजेपी का आत्मविश्वास भी शायद डगमगा रहा होगा। तभी शायद 4 महीने में 3 सीएम बदलने की नौबत आ गई है। जो बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में एक मुख्यमंत्री तक नहीं दे पा रही ठीक से। इसका जवाब देना होगा बीजेपी को, जो उसके लिए बड़ा कठिन होगा क्योंकि राज्य की 21 साल की सियासत में, आपको बता दें 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ और उसके बाद से 21 साल के सफर में 11 सीएम उत्तराखंड देख चुका है। निश्चित रूप से यह राज्य की जो राजनीतिक स्थिरता है उसके लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 2017 में जब बीजेपी को पहली बार 70 में से 57 सीटें मिली तो लोगों को लगा कि यहाँ के सियासत में जो एक अस्थिरता रहती तो अब स्थिरता में बदल जाएगी और स्थिर सरकार एक विकास का रोडमैप तैयार करेगी और उससे लेकिन बीते 6 महीने से आप जो कुछ भी देख रही है घटनाक्रम, वो निश्चित रूप से राज्य की जनता के लिए बेहद निराशाजनक है। और जो विपक्षी पार्टी है उसको बैठे बिठाए बीजेपी ने एक मुद्दा दे दिया है और इस मुद्दे पे जरूर वो पार्टी को घेरने का काम करेगी विधानसभा चुनाव में और लोगों से कहेगी कि डबल इंजन सरकार, प्रचंड बहुमत बावजूद इसके बीजेपी सिर्फ मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदल रही है।
बिल्कुल धीरेन्द्र, आपने सही कहा कि विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है बीजेपी ने, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि संवैधानिक कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या यही कारण है, या फिर धीरेन्द्र जिस तरह से उन्होंने सीएम बनने के बाद विवादित बयानों में लगातार वो देते रहे, क्या इसे एक वजह माना जा सकता है? अब देखिए सोनिका, अगर संवैधानिक संकट था तो क्या ये बीजेपी के जो रणनीतिकार थे, बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी संसदीय पार्टी, जिसके पास सबसे अधिक सांसद विधायक है देश में, अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग राज्यों में सत्ता में है, क्या उनके रणनीतिकारों को इतना भी नहीं पता था कि 1 साल से कम समय रहने के बाद चुनाव नहीं होते? और जब सल्ट की विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो क्यों मुख्यमंत्री को नहीं लड़ाया गया? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब बीजेपी को देना ही पड़ेगा। क्यों राज्य को अस्थिरता की तरफ, राजनीतिक अस्थिरता की तरफ धकेला गया? प्रचंड बहुमत होने के बाद क्यों सीएम पे सीएम बदलने की नौबत आ गई? तो सोनिका, बीजेपी यह कह के नहीं बच सकती कि संवैधानिक संकट था। उसके प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का भी 3-4 दिन पहले का बयान सुनिए। वो धारा 164(4) का उल्लेख कर रहे थे और कह रहे थे कि चुनाव में समय है, चुनाव कराया जा सकता है, चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे और लड़के जीतेंगे और इनके नेतृत्व में 2022 का विधानसभा चुनाव होगा। कहाँ गए वो दावे? कहाँ गए? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का इतना हल्का बयान दे सकता है? और मदन कौशिक कोई हल्के नेता नहीं है। मदन कौशिक कई बार के विधायक हैं, विधानसभा में पार्टी के तरफ से संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व भी उन्होंने लगातार जब बीजेपी की सरकारें रही निभाया है। तो ये नहीं कह सकते कि पार्टी का संवैधानिक संकट था और पार्टी को इस बात का अंदाजा नहीं था। अगर अंदाजा नहीं था तो ये चूक किसकी है और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इन सारे सवालों का जवाब बीजेपी को आने वाले समय में देना होगा और ये सवाल कांग्रेस ने उठाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, आज ही 9 बजे दिल्ली में उनके जो रणदीप सुरजेवाला पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह सवाल उठाया है और पूछा है कि क्या मजबूरी है कि 4 महीने में 3-3 सीएम बीजेपी को बदलने पड़े। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जब भी मौका मिलता है राज्य को राजनीतिक अस्थिरता की ओर ढकेलती है और यह मुद्दा कांग्रेस बहुत जोर शोर से विधानसभा चुनाव में उठाएगी, जिसका जवाब देना बीजेपी के नेतृत्व के लिए बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल धीरेन्द्र, लेकिन अब बीजेपी को नया सीएम चुनना है तो क्या लगता है जिनके नाम सामने आ रहे हैं उस रेस में किसका नाम आगे होगा? क्या भूमिका रहेगी, किस आधार पे अब चुनेगी बीजेपी नए सीएम को? बिल्कुल सोनिका, मैं बता दूं, देखिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी मानी जाती है, लोग कहते हैं कि जिसका नाम बहुत तेजी से चलता है बीजेपी में उसका चयन तो बिल्कुल नहीं होता। 2017 में आपको बता दूं, त्रिवेंद्र रावत से आगे नाम चल रहा था प्रकाश पंत का और लोग आश्वस्त थे कि प्रकाश पंत सीनियर राजनेता है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्य रहे, उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे बीजेपी सरकारों, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अचानक विधानमंडल दल की बैठक होती, पर्यवेक्षक आते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम तय कर दिया जाता है। इसी तरह से तीरथ सिंह रावत कहीं भी रेस में नहीं थे। आप ध्यान करिए, 4 महीना पहले जब त्रिवेंद्र रावत को हटाया गया तो तीरथ रावत का नाम कहीं नहीं था रेस में, लेकिन जब बंद कमरे में बैठक हुई तो तीरथ सिंह रावत का नाम निकल के आया। इसी तरह से अभी रेस में चल रहे सतपाल महाराज और डॉक्टर धन सिंह रावत दोनों ही तीरथ सरकार में मंत्री हैं, लेकिन कोई नया चेहरा हो सकता है ऐसा अंदाजा सारे राजनीतिक विश्लेषक लगा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाने की आदत है, उसके नेचर में है राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाना। तो कोई नया नाम, कोई चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। 4 बजे के बाद शायद जब विधानमंडल दल की इनके बैठक समाप्त होगी तो उस नाम से पर्दा हट सकता है। सोनिका जी, तब तक के लिए हम सबको इंतजार करना होगा। बिल्कुल धीरेन्द्र, लेकिन धीरेन्द्र सतपाल महाराज का नाम आगे आ रहा है तो क्या लगता है कि बीजेपी को दूसरी ओर गढ़वाल और कुमाऊं जाति और क्षेत्र के बीच में संतुलन बनाना है, तो कैसे ये सब बनाएगी अब बीजेपी? देखिए सोनिका, जो समीकरण यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं का चलता है उसके हिसाब से तो फिर कुमाऊं से कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान में प्रदेश पार्टी के मुखिया हैं मदन कौशिक, वो ब्राह्मण जाति से हैं और गढ़वाल रीजन से, हरिद्वार से हैं, हरिद्वार गढ़वाल रीजन में आता है। तो उस हिसाब से देखो तो कोई कुमाऊं का व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि इसके पहले तीरथ सिंह रावत भी गढ़वाल से ही थे और जो मदन कौशिक है प्रदेश अध्यक्ष वो भी गढ़वाल से थे। तो कम से कम क्षेत्रीय समीकरण तो का जो एक मिथक था वो तो बीजेपी ने तोड़ा है। इसलिए कह सकते हैं कि कोई मुख्यमंत्री, कोई विधायक जो गढ़वाल का हो वो भी मुख्यमंत्री हो सकता है, जिसपे सतपाल महाराज जिन्हें कहते हैं वो सतपाल सिंह रावत उनका नाम है, वो इस रेस में आगे हैं। और एक मिथक ये भी था कि बीजेपी अपने कैडर को ज्यादा मौका देती है, लेकिन अभी आप देखेंगे आसाम में उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जो 2015 में कांग्रेस से आए थे। इसी तरह से बंगाल में जो नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु मुखर्जी को बनाया गया वो भी टीएमसी से आए हुए थे। तो इसलिए पूरी उम्मीद है 2014 में कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले सतपाल महाराज
को भी बीजेपी अवसर दे सकती है, क्योंकि सतपाल महाराज एक प्रखर हिंदूवादी नेता है। उनकी संघ से काफी नजदीकी है और बीजेपी के कैडर में भी उन्होंने सेंध लगाई है। बीजेपी का जो संगठन है उसमें भी उन्होंने पैठ बनाई है और विगत 4-5 सालों में उन्होंने काफी कोशिश की है संघ और पार्टी संगठन के नजदीक जाने का, उनमें घुसने का, उनको अपना बनाने का। तो इस बिहार पे हम कह सकते हैं कि सतपाल सिंह रावत यानी सतपाल महाराज अभी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। धन सिंह रावत हालांकि संगठन के संगठन मंत्री रहे, पार्टी में इसके साथ ही प्रचारक भी रहे, उनके साथ सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन वो पहली बार विधायक बने श्रीनगर गढ़वाल से और राज्य मंत्री हैं, इसलिए उनको जिम्मेदारी दिया जाना ठीक चुनाव के पहले और ऐसे राजनीतिक माहौल में थोड़ा गले से नहीं उतरता। तो इसलिए लग रहा है कि सतपाल महाराज की लॉटरी लग सकती है और उनको ये कांटों भरा ताज मिल सकता है। नेता रहे हैं, ऐसे में अब उनको चुनना, क्या लगता है कि बीजेपी के अंदर ही कोई बगावत देखने को मिल सकती है क्या इसके बाद? देखिए सोनिका, बगावत वहां होती है जहां पार्टी के विधायक कम रहे और सरकार बैसाखी पे हो। आज भी बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है, 57 से अधिक विधायक उसके अपने हैं। तो हम कह सकते हैं कि सतपाल सिंह रावत को जब बीजेपी बनाती है तो पार्टी में बगावत नहीं होगी, लेकिन चुनावी परिदृश्य में कुछ बदला हुआ जरूर होगा। अगर सतपाल महाराज मुख्यमंत्री बनते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत सारे नए चेहरे जो सतपाल गुट के होंगे वो विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते नजर आएंगे। क्योंकि आपको बता दें, जैसे ही मुख्यमंत्री बदलता है तो बहुत सारे समीकरण भी बदल जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदलता है तो बहुत सारे समीकरण भी बदल जाते हैं। तो एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत में बहुत सारे बदलाव होने हैं और लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तराखंड भले छोटा प्रदेश है, लेकिन सियासी रूप से किस तरह से एक राजनीति की बड़ी प्रयोगशाला बनता जा रहा है। सोनिका जी, धीरेन्द्र, अब अगर बात करें मुद्दों की, तो पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने उनके मुद्दे अलग थे, अपने त्रिवेंद्र सिंह रावत के, तीरथ सिंह रावत के। अब जो नए सीएम चुने जाएंगे, क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे उनके, किन मुद्दों के साथ वो खड़े होंगे चुनाव में? देखिए सोनिका, मुद्दे सदैव पार्टी के होते, किसी मुख्यमंत्री के नहीं, क्योंकि पार्टी जो एजेंडा तय करती है, जो मैनिफेस्टो बनाती है या जो मैनिफेस्टो जिस मैनिफेस्टो में सत्ता में आई है उनको पूरा करना ही सभी मुख्यमंत्री का एक तरह से लक्ष्य होता है। और पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो इस पे ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी वादे उन्होंने जनता से किए हैं उसे मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पूरी करे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले मुख्यमंत्री किस तरह से उस लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, संगठन के उम्मीदों पे खरे उतरते हैं और ऐसे राजनीतिक माहौल में किस तरह से पार्टी को दोबारा सत्ता में वापस ला सकते हैं। तो जो मुद्दे हैं वो 2017 का जो मैनिफेस्टो है उसके आधार पर तय होंगे। 2022 में जो नए वादे होंगे और जो नए इरादे होंगे उसके आधार पर ही जो नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा वो काम करता हुआ दिखाई देगा। तो धीरेन्द्र, अब जो सियासी हलचल मच रही है बीजेपी के अंदर, उसका फायदा कांग्रेस को कितना मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरे के रूप में हरीश रावत का नाम सामने आ रहा है, जो उत्तराखंड में बड़े चेहरों में आते हैं। अब बिल्कुल सोनिका, अगर बात करें हरीश रावत की, अगर हरीश रावत को कांग्रेस सीएम कैंडिडेटर घोषित करती है, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ती है, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे। क्योंकि बीजेपी के पास आज भी हरीश रावत के कद का कोई नेता नहीं है, क्योंकि हरीश रावत कुमाऊं के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पकड़ कुमाऊं से भी अधिक गढ़वाल रीजन में है और उनका जो गुट कांग्रेस में है वो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत गुट है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि बीजेपी जरूर अपना नया मुख्यमंत्री चुनते समय इन सारी चुनौतियों को ध्यान में रखेगी और कोशिश करेगी कि अगर कांग्रेस की तरफ से इस तरह के नेता सामने आते हैं तो बीजेपी की तरफ से कौन ऐसा फेस, कौन ऐसा चेहरा हो सकता है जो हरीश रावत से 2022 की विधानसभा में टक्कर ले सके। तो निश्चित रूप से आज शाम तक जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा और ये देखने वाली बात होगी कि कौन ऐसा चेहरा बीजेपी लेके आती है, किसे ऐसी जिम्मेदारी देती है कि वह आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की नैया एक बार फिर से पार करे और उसे एक बार फिर से सत्ता में वापस चलेगा कि कौन आगे सीएम के रूप में चुने जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल हर अपडेट आपको देते रहेंगे उत्तराखंड की कि क्या क्या आगे आने वाला है। फिलहाल आपको आगे जानकारी दे दें कि दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि जिस तरह से सियासी हलचल उत्तराखंड में मच रही है, अब उत्तराखंड में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें, बीजेपी में हो रही बगावत, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी में बगावत हो रही है, संवैधानिक मजबूरी बीजेपी का बहाना है। जिस तरह से सीएम तीरथ सिंह रावत ने संवैधानिक को रूप से कहा है कि संवैधानिक संकट पैदा ना हो बीजेपी के लिए, इसलिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। अभी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि संवैधानिक को मजबूरी के रूप में सामने लाना सिर्फ बहाना है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने सिर्फ बीजेपी में सीधा निशाना साध रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में निशाना साध रही है। जिस तरह से बीजेपी में इस वक्त सियासी हलचल मच रही है, उसे देखते हुए कांग्रेस
अपने मुद्दे उठा रही है। उन्होंने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी में बगावत हो रही है और संवैधानिक मजबूरी बताना बीजेपी का सिर्फ एक बहाना है। ये कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस ने सीधा बीजेपी पर निशाना साधा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम के इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक मजबूरी को बहाना है बीजेपी का। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तराखंड से सीधे जुड़ गए हैं धनराज गर्ग। धनराज, अब बीजेपी पर निशाना साध रही है कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ कहा जा रहा है, जानकारी दीजिएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है तो उसके बाद कांग्रेस को एक मौका मिल गया है बीजेपी पर निशाना साधने का। कांग्रेस के जो बड़े नेता है हरीश रावत हो या फिर प्रीतम सिंह हो या फिर सूर्यकांत धस्माना हो, लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि संवैधानिक तो संकट एक बहाना बीजेपी का है। हालांकि मामला कुछ हो रही है कि जो गुटबाजी बीजेपी के अंदर चल रही है, जिस तरीके से देखा जाए कि हाल ही में जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जो बयानबाजी को लेकर बात की जा रही है कि जिस तरीके से बयानबाजी की थी तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को हटाने का बहाना बनाया गया है संवैधानिक मुद्दे को लेकर। जी, तो क्या लगता है कि अब जिस तरह से बीजेपी में सियासी हलचल मच रही है, अब कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है, कांग्रेस के लिए कोई फायदा मिलेगा इससे? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से एक बीजेपी के मुख्यमंत्री को हटाया गया और अब नया मुख्यमंत्री चुना जाना है तो एक मुद्दा कांग्रेस को 2022 के चुनाव में बुलाने के लिए मिल गया है। जनता के बीच में अब कांग्रेस जाने की बात कर रही है और साथ ही उनका कहना है कि जो अब 2022 का चुनाव होगा वो इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा कि आखिर बीजेपी बार बार मुख्यमंत्री क्यों बदल रही है। क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा स्थायी नेता या कोई ठोस नेता नहीं है जो सत्ता संभाल सके। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब जनता के बीच जाएगी तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर कांग्रेस को मिलेगा। और वहीं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के चेहरे पर कांग्रेस है तो कहीं ना कहीं उससे भी बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी धनराज, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जो संवैधानिक संकट का हवाला दिया है वो सिर्फ एक मजबूरी है, एक बहाना है, तो क्या लगता है वाकई एक बहाना है या फिर जिस तरह से सीएम ने विवादित बयान दिए थे उसकी वजह से फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल सोनिका, यदि माना जाए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री उसको बदलने की बात की जा रही थी तो लगातार जिस तरह त्रिवेंद्र रावत को बदला गया था और उसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बदला गया तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब बीजेपी के जो राजनीतिज्ञ हैं उनको पता था कि इतना समय नहीं है कि जो संवैधानिक एक बहाना उनके सामने है मुद्दा की संवैधानिक दिक्कत उनको सामने आ सकती है तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बदलना चाहिए था। तो यही बात अब कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। तमाम सवाल कांग्रेस बीजेपी पर उठा रही है। जी बिल्कुल धनराज, तो क्या लगता है अब आगे कांग्रेस की तरफ से जिन्हें सीएम ग्रुप चेहरे के रूप में चुना गया है उन्हें कितना फायदा मिलेगा, लोगों तक अपने मुद्दों को पहुंचाने में कितनी कामयाबी हासिल होगी अब कांग्रेस को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम का चेहरा हरीश रावत की बात की जाए तो हरीश रावत के चेहरे पर यदि कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो जरूर उनको एक फायदा उत्तराखंड में मिलेगा क्योंकि हरीश रावत एक अच्छे मजबूत नेता उत्तराखंड में है कांग्रेस के पास और तमाम जो गुटबाजी है उसको भी वो शांत करने में कामयाब रहते हैं। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हरीश रावत के चेहरे पर यदि चुनाव लड़ती है कांग्रेस तो माना जा सकता है कि कांग्रेस एक बार दोबारा फिर सत्ता में उत्तराखंड में आ सकती है। जी 3 बजे बात करें तो विधायक दल की बैठक होने जा रही है उत्तराखंड में। धनराज, क्या कुछ अपडेट है इस पर, क्या हो सकता है आगे इसमें? जी सोनिका, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है उसके बाद अब 3 बजे बीजेपी कार्यालय में बैठक होनी है विधानमंडल की जिसमें सभी विधायक मौजूद होंगे। वहीं पर्यवेक्षक दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, वो भी देहरादून पहुंच रहे हैं। उसके बाद ही मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो पाएगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि जो अभी दौड़ में है सतपाल महाराज और धन सिंह रावत का नाम आगे चल रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। जी ठीक है धनराज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अपडेट पर नजर आप बनाए रखिएगा, आपसे तमाम जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल आगे रुख करते हैं। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम होने लगे हैं। आपको बता दें उत्तराखंड में कोरोना के मामले अब कम आने लगे हैं। अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो कोरोना कल में 24 घंटे में कोरोना के 109 संक्रमित मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े आपको बता रहे हैं सीधे उत्तराखंड से। 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की मौत हुई है और 1864 एक्टिव केस सामने आए हैं। ये 24 घंटे के आंकड़े आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको ये भी बता दें कि प्रशासन पूरी तरह से कोरोना मामलों पर नजर रख रहा है। यानी उत्तराखंड प्रशासन की अगर बात करें तो पूरी तरह से एक्टिव मोड में है कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार कम होने लगे हैं।
पहली और दूसरी लहर में जिस तरह से प्रकोप देखा गया, कोरोना का दहशत फैली पूरे देश में, 7 अलग अलग राज्यों में इसका प्रकोप देखा गया, लोगों की मौतें हो रही थी। अब कोरोना के मामले लगातार कम होने लगे हैं, लेकिन तीसरी लहर की भी आशंका है, जिसे देखते हुए सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड प्रशासन कोरोना के मामले पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि कोरोना के साथ ही डेल्टा प्लस का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम होने लगे हैं। 24 घंटे में 109 संक्रमित मामले सामने आए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। और एक्टिव केस की अगर बात करते हैं उत्तराखंड में, तो फिलहाल 1864 एक्टिव केस उत्तराखंड में है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं सीधे उत्तराखंड से। जैसे ही कोरोना के मामले कम हुए हैं, उत्तराखंड में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसके तहत बाजारों को खोलना शुरू हुआ, धीरे धीरे पर्यटक स्थल भी खुलने लगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे उत्तराखंड से संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संचित, जानकारी दीजिएगा, मामले कम होने लगे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी थमा नहीं है। संचित, देखिए सोनिका जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से जो कोरोना का ग्राफ है वो उत्तराखंड में धीरे धीरे नीचे जा रहा है, लेकिन अगर मौत के आंकड़े की बात करें, जिस तरीके से उत्तराखंड एक बहुत ही छोटा प्रदेश है, बहुत छोटा प्रदेश है उत्तराखंड, 13 जिले इसमें है, लेकिन जिस तरीके से अगर कोरोना के जो मौत के ग्राफ की आपने बात कही कि मौतों का आंकड़ा नहीं थम रहा है, जिस तरीके से हमने दूसरी लहर के बाद देखा कि लगातार जो केसेस में इजाफा हुआ, कई प्रदेशों को उत्तराखंड ने पीछे छोड़ा। हालांकि जिस तरीके से सरकार की मुस्तैदी की बात कहें, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कोरोना, उसको लेकर के जिस तरीके से सरकार ने काम किया, उसके बाद से जो आंकड़ा कोरोना का आ रहा है, जो मौत का आंकड़ा आ रहा है, वो हालांकि मैं जिस प्रदेश के लिए काफी कम है, लेकिन सरकार अभी भी इसको लेकर के शून्य करने में इसको लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने देखा कि जो राजनीतिक उठापटक उत्तराखंड के अंदर चल रही है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने पद से इस्तीफा देते थे, इसको लेकर के जो एक राजनीतिक भूचाल इस समय उत्तराखंड में है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार, जो मुझे लगता है जो कोविड को लेकर के कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो जाएगी, जो कोविड के केसेस को लेकर के जो गंभीरता सरकार की होनी चाहिए, वो शायद थोड़ी नजरअंदाज हो जाएगी, जब तक दूसरे सीएम का चेहरा क्लियर नहीं हो जाता। तो संचित, क्या लगता है इस वक्त उत्तराखंड में कोरोना से क्या हालात, अगर आप बताएं तो किस तरह के हालात हैं? वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कितनी चल रही है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ एक हथियार वैक्सीनेशन ही है। देखिए, मैं आपको कोरोना केस की बात कर रहा हूँ, कोरोना की फिलहाल उत्तराखंड के कम है, लेकिन बात आपने वैक्सीनेशन की करी तो 56 केंद्र बनाए गए हैं, 56 केंद्रों में कोविशील्ड लग रही है। और जिस तरीके से कोविड की जो वैक्सीन की ड्राइव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में लेने के बाद से जो वैक्सीन की प्रक्रिया उत्तराखंड के अंदर है वो काफी तेज हो चुकी है। साथ ही साथ अगर बात है जिस तरीके से लोगों को पहले समस्या वैक्सीन को लेकर के आ रही थी, तो हालांकि अब उस समस्या थोड़ी कम है, लेकिन वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से अभी थोड़ा वैक्सीन लोगों को कम मिल रही है, वो समस्या फिलहाल लोगों के आगे बढ़ी है। बात अगर मार्केट की करें, तो मार्केट में जिस तरीके से सरकार ने खोलने का निर्णय लिया और अनलॉक किया गया, अनलॉक करने के बाद जिस तरीके से मार्केट में कुछ दिन लोगों की भीड़ रही, लेकिन अब जो सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाए गए, उसको लेकर के प्रशासन को अलर्ट किया गया और प्रशासन को कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी इसमें लापरवाही बरतता है तो तुरंत उसका चालान काटा जाए, उसको दंडित किया जाए। इसको लेकर के जो सरकार और प्रशासन ने अलर्ट मोड पे रहने के बाद जो अपनी लोगों की कार्रवाई, जो लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी, उसको लेकर के लोग अब थोड़ा डर में हैं और लोग अब गंभीरता से इसको ले रहे हैं। ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई कि किस तरह से सरकार प्रशासन भी अलर्ट है और मामले कम होने लगे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे संवाददाता ने आपको उत्तराखंड से जानकारी दी कि कोरोना के हालात कम होने लगे हैं, उत्तराखंड में राहत भरी खबर सामने आ रही है। इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।